अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का अपना 9वां लेक्चर है। और जहाँ तक थियोरेटिकल पार्ट का सवाल है, ये हमारा आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद अगला जो लेक्चर रहेगा तो वो सिर्फ एक्सरसाइज के मेन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए रहेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा इस चैप्टर का थियोरेटिकल पोर्शन का आखिरी लेक्चर है। ओके। आज के इस लेक्चर में हमारे 3 पॉइंट्स हैं जिन पर हमको बात करना है। उनमें से पहला पॉइंट है एम्पियर्स लॉ, दूसरा पॉइंट है सोलेनॉइड और तीसरा पॉइंट है टोरॉइड। ओके। ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। इनमें सबसे जो मेन है वो है एम्पियर्स लॉ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहला जो पॉइंट हमको डिस्कस करना है वो ये है कि एम्पियर का कानून क्या है। ओके, यानी व्हाट इज़ एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप याद रखिए कि अगर आपने एक बहुत सीधा और इनफाइनाइटली एक लॉन्ग अगर आप एक वायर लेते हैं और उस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट अगर गुजारते हैं तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अगर आपने उस तार के चारों तरफ एक इमेजिनरी सर्कल अगर तैयार किया तो जो सर्कल आप इमेजिनरी सर्कल जो आप बनाओगे ऐसे पॉइंट्स का जहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन एक जैसा हो, ये कंडीशन है। एक जैसा मैग्नेटिक इंडक्शन वाले तमाम पॉइंट्स को जोड़कर जो आप एक इमेजिनरी सर्कल उसके चारों तरफ आप बनाओगे, उस इमेजिनरी सर्कल को हम कहेंगे एम्पेरियन लूप। उसको एम्पेरियन लूप कहा जाएगा। और उस एम्पेरियन लूप पर अगर हमने लाइन इंटीग्रल अगर निकालते हैं उस मैग्नेटिक इंडक्शन का, तो उसकी कीमत हमेशा बर्की रो यानी इलेक्ट्रिक करंट और म्यू ज़ीरो यानी परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दो लोगों के हासिले ज़रब के बराबर, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर वो आएगा। एक बार फिर से आप सुनिए कि इसका स्टेटमेंट क्या है। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपको एक सीधा इनफाइनाइटली लॉन्ग एक वायर लेना है, उस वायर में से एक करंट पास करना है और उस करंट के गुजारने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक इंडक्शन का जो लाइन इंटीग्रल होगा एम्पेरियन लूप के अतराफ, इमेजिनरी एम्पेरियन लूप के अतराफ, वो हमेशा करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट बर्की रॉ और म्यू ज़ीरो यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दो लोगों के हासिल ज़रब के बराबर होगा। इस चीज़ को मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन और सी का मतलब है क्लोज्ड लूप या एम्पेरियन लूप, बी बार डॉट डी एल बार। आप लोग याद रखो यहाँ पर ये जो चीज़ है बी बार डॉट डी एल बार, इसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन जो है, तो इसकी वैल्यू जो है म्यू ज़ीरो और आई, इन दो लोगों के हासिल ज़रब के बराबर है। तो ये जो चीज़ है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। तो आप लोग ये बेसिकली आप इस फॉर्मूले को जो है याद रखिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है और इसकी बुनियाद पर हम बहुत सारे अलग अलग जो प्रैक्टिकल जो ऑब्जेक्ट्स हम लोगों के पास होते हैं, जैसे सोलेनॉइड या टोरॉइड, तो उनमें मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉ। ओके, तो ये था एम्पियर का कानून। अब हमको इस कानून को की वजाहत करना है, तो इसके लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, या आप ऐसा समझ लो कि थोड़ी देर के लिए कि मान लो हमको इसको प्रूफ करना है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है और इसका यहाँ कहीं तो भी सेंटर होगा। इस सेंटर में से कुछ दूरी पर, मतलब आर दूरी पर, यहाँ पर आप उसके अंदर आर दूरी ले सकते हैं। तो आर फासले पर, यानी ये जो आर फासला जो दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने एक मान लो जितने भी पॉइंट है वो सब लिए और वो सब पर मैग्नेटिक इंडक्शन बी है। तो उन तमाम पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो इमेजिनरी सर्कल बनेगा उसको हम बोलेंगे एम्पीरियन लूप। ओके, ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसियन सरफेस के नाम से भी पढ़े थे। अगर आपको याद होगा तो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर यानी बर्की सुकूनियात का जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज बॉडी लेते हैं तो उसके चारों तरफ
एक जैसी बरकी हिद्दत वाली वाले नुक्तों का यानी पॉइंट्स का की एक तसव्वुराती सतह बना सकते हैं। चार्ज बॉडी के चारों तरफ यानी बरकाए हुए जिस्म के चारों तरफ एक जैसी बरकी हिद्दत वाले तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़कर एक तसव्वुराती सतह बनाई जा सकती है, जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी बरकी सुकूनियात के चैप्टर में पढ़े थे। अब वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर है। आप लोग देखो यहाँ पर इस वायर से आर दूरी पर यहाँ मान लो एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन बी बार है। फिर आप यहाँ से आर दूरी के ऊपर यहाँ एक पॉइंट ले लो, यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन बी आएगा। यहाँ से आप इतनी आर दूरी के ऊपर इस जगह पर एक पॉइंट लो, यहाँ मैग्नेटिक इंडक्शन बी बार आएगा। कहने का मतलब अगर आप चारों तरफ यानी इस वायर से स्मॉल आर दूरी पर, याद रखो ये जो दूरी है ये फिक्स रखना है, तो आर डिस्टेंस के ऊपर जब आप अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू जो है वो बी मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या कांस्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन वाले ये जितने भी नुक्ते हैं, जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपको ये वाला सर्कल मिलेगा। ये जो इमेजिनरी सर्कल हमको मिला इसको बोलते हैं एम्पेरियन लूप। ओके, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एम्पेरियन लूप क्या है, उर्दू में हम इसे एम्पियर का हल्का कह सकते हैं। ओके, तो एम्पेरियन लूप क्या है, अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब इस तरह से लिख सकते हो कि जब किसी तार में से बरकी रौ गुजारते हैं तो उस तार के चारों तरफ मैग्नेटिसी मैदान बन जाता है। उस तार से मसावी फासले पर चारों तरफ जो नुक्ते पाए जाते हैं उन पर मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिसी अमाला एक जैसा होता है। एक जैसे मैग्नेटिसी अमाले वाले इन तमाम नुक्तों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो जो तसव्वुराती सर्कल मिलता है या तसव्वुराती हल्का बनता है, उस हल्के को एम्पेरियन लूप कहते हैं। एम्पेरियन लूप की कंडीशन बस एक ही है और वो कंडीशन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी एम्पेरियन लूप के किसी भी नुक्ते के ऊपर अगर आपने मैग्नेटिसी अमाला अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो बिल्कुल कांस्टेंट आएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको एम्पेरियन लूप का ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इस फिगर के अंदर देखते हैं। इस फिगर में आप देखो कि आर दूरी के ऊपर हमने ये एम्पेरियन लूप तैयार करे और इस एम्पेरियन लूप का एक छोटा सा टुकड़ा इमेजिन किए डीएल बार। ये जो एलिमेंटल पार्ट है यानी इसको एलिमेंटल पार्ट बोलेंगे, ना इकाई हिस्सा। एम्पेरियन लूप जो है वो पूरा एक सर्कल है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा डीएल बार हम कंसीडर कर रहे। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर आपने यहाँ इस जगह पर एक डीएल बार लेते हैं और यहाँ से एक सीधी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल 90 आएगा। तो पूरे एम्पेरियन लूप के अंदर ये ख़ास बात होगी कि डीएल बार जो है ये परपेंडिकुलर होगा आर बार से। ओके, यानी वो जो इकाई हिस्सा जो डीएल बार है वो हमेशा आर बार जो वेक्टर है यानी फासला या रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हैं आप उसको, एम्पेरियन लूप का रेडियस वेक्टर, तो इन दो के दरमियान का जो एंगल है वो हमेशा 90 रहेगा। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर जब आप इस पर्टिकुलर एम्पेरियन लूप के लिए किसी भी नुक्ते के ऊपर जब आप मैग्नेटिक इंडक्शन निकालोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये ऑलरेडी हमने इससे पहले मतलब करंट कैरिंग लूप के टाइम पर हम लोगों ने ये फॉर्मूला जो है इसका डेरिवेशन किया हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। ओके, तो करंट कैरिंग जो वायर है उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन जो है आर दूरी पर उसका फॉर्मूला होता है म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ओके, अब हमने एक छोटा सा एक एलिमेंटल पार्ट निकाले थे डीएल बार एम्पेरियन लूप का। उस डीएल बार के ऊपर हमको लाइन इंटीग्रल लेना है। ओके, लाइन इंटीग्रल अगर हमको उसके लेना है तो उसका लाइन इंटीग्रल कुछ इस तरह से बनेगा, इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार। ओके, ये जो बी बार डॉट डी एल बार है तो आप डॉट हटा लो। जब आप डॉट हटाएंगे तो वहाँ पर इनटू में कॉस थीटा लेना पड़ेगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सी बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उन दोनों के दरमियान का जो एंगल है, मतलब यहाँ पर अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लो कि मान लो ये आर बार है
और ये DL बार है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 बनेगा। लेकिन अगर आपने ये जो DL बार है इस पर अगर आपने एक उमूद निकाले, इसका अगर आप एक नॉर्मल निकालते हैं तो वो नॉर्मल और आर बार एक दूसरे के साथ में उनका जो एंगल बनेगा वो ज़ीरो आएगा। ओके, तो DL बार पर उमूद और आर बार ये दोनों क्योंकि एक दूसरे से मुतवाज़ी होंगे, इसलिए उनके बीच का जो एंगल है वो ज़ीरो लेना पड़ेगा। और इस तरीके से ये जो एंगल यहाँ पर, ये जो एंगल थीटा जो है, यानी ये जो एंगल थीटा है, तो इसकी वैल्यू हमको ज़ीरो लेना पड़ेगा। और जैसे आप इसको ज़ीरो ले लेंगे, ये cos 0 = 1, तो वो गायब हो गया। ओके, अब आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू ला के रख दो, μ0/2πi/r। ज़ाहिर है ये पूरा कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी b⁻.dl = μ0/2πi/r इंटीग्रेशन फॉर DL। अब DL के लिए आपको इंटीग्रेशन लेना है तो वो इंटीग्रेशन जाहिर सी बात है पूरे के पूरे लूप के लिए लेना पड़ेगा। और वो पूरा लूप जो है उसमें सरकमफरेंस की जो वैल्यू है 2πr है, यानी मैक्सिमम लेंथ जो उसमें बन सकती है वो 2πr। इसलिए एम्पेरियन लूप की जो यहाँ इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हम लेंगे वो लेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट सरकमफरेंस पर यानी 2πr पे उसको एंड करेंगे। इसलिए यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर आप देखो, इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट जो है वो 2πr है। ओके, चलो इंटीग्रेशन DL जो है उसका आंसर L आ जाएगा। तो यहाँ पर हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। अब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन b⁻.dl = μ0/2π i/r L, और L की जो लिमिट्स है वो है 0 से लेके 2πr तक। अब आप L की जगह पर अपर लिमिट रखो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। जब आप ऐसा करोगे तो 2πr - 0 मतलब 2πr, तो इंटीग्रेशन b⁻.dl = आ जाएगा μ0/2π i/r 2πr। अब जैसा आप देख रहे हो कि ये 2πr नीचे है, ये 2πr ऊपर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये कैंसिल हो गए तो ये चीज़ बचेगी, इंटीग्रेशन b⁻.dl = μ0 I। ये जो फार्मूला आपको मिला तो ये है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसको एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ भी कहते हैं, इसको एम्पियर्स लूप लॉ भी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से एम्पियर का जो कानून है उसको हम सिंपल वे में जो है इस तरीके से साबित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एम्पियर्स लॉ जो है उसका डिस्कशन तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब मैं आपको 2-3 जो कंसेप्ट्स हैं वो बताता हूँ। वो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 कंसेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। पहला कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बरकी सुकूनियात में कूलम का जो कानून था, कूलम्स लॉ, और मैग्नातीसी सुकूनियात यानी मैग्नेटोस्टैटिक्स, मतलब ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा है, ये पढ़ रहे हैं, तो इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम का कानून और मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायो-सेवर्ट का कानून, बायो-सेवर्ट्स लॉ, ये बिल्कुल एक दूसरे से एनालॉगस हैं, एक दूसरे के मुशाबह हैं। इस बात का मतलब यह है कि बरकी सुकूनियात में जो रोल कूलम का कानून प्ले करता है वही रोल मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर बायो-सेवर्ट्स का जो लॉ है वो प्ले करता है। ओके, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बरकी सुकूनियात के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का कानून जो है वो, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में यानी मैग्नातीसी सुकूनियात के अंदर इसमें एम्पियर का जो कानून है ये एक दूसरे के एनालॉगस हैं, यानी एक दूसरे के मुशाबह हैं। इस बात का मतलब ये है कि जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का कानून प्ले करता है वही रोल मैग्नातीसी सुकूनियात में यानी मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर का कानून जो है, एम्पियर्स लॉ, वही रोल प्ले करता है। ओके, दोनों सिमिलर होते हैं। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान में रखिए, क्योंकि इन केस अगर आपसे एक एक नंबर वाले या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अगर पूछ लेते हैं तो आपको ये आना चाहिए कि गॉस लॉ जो है वो किससे एनालॉगस है। तो जाहिर है गॉस लॉ जो है वो एम्पियर के कानून से एनालॉगस है, और कूलम का कानून जो है, कूलम्स लॉ जो है वो बायो-सेवर्ट्स लॉ से एनालॉगस है। ओके, चलिए एम्पियर्स लॉ को समझने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर करेंगे। देखिए इस न्यूमेरिकल के अंदर इस प्रॉब्लम में आपको एक हम महवरी केबल यानी कोएक्सियल केबल दिया हुआ है। कोएक्सियल केबल एक्चुअली आप लोग याद रखो, आप लोगों के घरों में जो डिश का जो वायर होता है, डिश टीवी का,
ओके, तो डिश टीवी का जो वायर होता है उसको कोएक्सियल केबल कहते हैं, क्योंकि वो जो काले कलर का जो मोटा सा जो वायर होता है, एक्चुअली उसके अंदर सेंटर में एक कॉपर वायर होता है, फिर उसके ऊपर जो है इंसुलेशन रहता है, फिर उसके ऊपर और एक कॉपर वायर का जो है जाल बुना हुआ रहता है, यानी और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग रहती है, तो उसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। तो यहाँ पर कोएक्सियल केबल का ही एक सवाल है। एक हम महवरी केबल यानी कोएक्सियल केबल में मरकज़ी यानी सेंट्रल मौसिल तार का निस्कुत्र ए है, यानी अंदर वाला जो तार है, सेंट्रल वाला जो कोर में जो वायर होता है उसका रेडियस ए है, स्मॉल ए, और हम महवरी इस्तावाना नुमा जो बैरूनी मौसिल तार है उसका निस्कुत्र बी है, यानी बाहर वाला जो है। तो इसको हम एक डायग्राम में अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर इस जगह पर इसकी डायग्राम दी गई है। ओके, तो जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे हो कि जो अंदर वाला जो वायर है, आप गौर से देखो, अंदर वाले वायर का रेडियस ए है और बाहर वाले वायर का रेडियस बी है। ओके, तो अब सवाल क्या है तो उसको और आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों मौसिल तारों में यकसा कीमत का बरकिराव आई गुजारा जा रहा है जो कि मुखालिफ सिमत में है। अब यहाँ पर ये मुखालिफ सिमत का मतलब ये है कि जो अंदर वाला वायर है उसमें अगर करंट लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो बाहर वाला जो सर्कल है उसमें राइट टू लेफ़्ट होगा, यानी दोनों तारों में से गुजरने वाला जो करंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि वो जो करंट है उनमें से एक जो है वो पेज की सतह से उमूदन अंदर की जानिब है और दूसरा जो है वो पेज की सतह से उमूदन बाहर की जानिब है। ओके, हाँ, हमको मैग्नातिसी मैदान की कद्र मालूम करना है, मतलब मैग्नातिसी आमाला मालूम करना है, बी मालूम करना है दो अलग अलग हालतों के लिए। पहली हालत है इफ़ ए लेस देन आर लेस देन बी, यानी वो जो आर है, आर मतलब एम्पेरियन लूप, उसका रेडियस, तो वो जो एम्पेरियन लूप का जो रेडियस है वो ए और बी के बीच में है। ए लेस देन आर लेस देन बी, मतलब आर की कीमत ए से बड़ी है और बी से छोटी है, तो ये पहली हालत। और दूसरी हालत दी हुई है बी लेस देन आर, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि आर ग्रेटर देन बी। ओके, बी लेस देन आर या आर ग्रेटर देन बी, मतलब ये कि जो एम्पेरियन लूप है वो बी से बड़ी है, बी से बाहर है, तो जाहिर है वो कोएक्सियल केबल के बाहर है ये वाले केस में। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर उसकी सिमत जो है वो भी मालूम करना है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आप ये फिगर देखो, इस फिगर को देखकर क्लियर कट समझ में आता कि इंटरनल जो वायर है वो सर्कुलर वायर, उसका रेडियस ए है, और दूसरा जो सर्कुलर वायर है उसका रेडियस बी है, और इन दोनों को जो डॉटेड सर्कल देख रहे हैं आप लोग, तो डॉटेड सर्कल के अंदर मतलब एक प्लास्टिक का एक कवरिंग है, उसके अंदर इन दोनों को कैद कर दिए। अब ए और बी के दरमियान में जो अंदर जो डॉटेड सर्कल है, मतलब ये वाला डॉटेड सर्कल, तो ये डॉटेड सर्कल जो है एक्चुअली ये एम्पेरियन लूप है। ओके, याद रखो आप लोग, डॉटेड सर्कल जो है, अंदर वाला डॉटेड सर्कल ये एम्पेरियन लूप है, और ये बाहर वाला जो डॉटेड सर्कल है तो ये एक्चुअली कैप्सूल है। कैप्सूल को आप बोल सकते हैं कि ये बाहर की कवरिंग है, इसको खौल बोल सकते हैं आप लोग। ये पूरा एक आउटर जो वायर होता है तो वायर का पूरा शेल है। ओके, चलिए देखिए इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो कंडीशन हम लोग यहाँ पे लेंगे वो कंडीशन ये है कि ए लेस देन आर लेस देन बी, मतलब जैसा फिगर में आप देख रहे हो वैसा आर जो है वो बी से छोटा है और ए से बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पर एम्पियर का कानून अगर इसके लिए लगाते हैं तो एम्पियर का कानून कुछ इस तरह से आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। ओके, अब सवाल ये है कि ये जो बी है तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डी एल का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो इंटीग्रेशन डी एल है इसका आंसर होगा मुहित, और मुहित कितना होता है, तो वो होता है 2 पाई आर, इसलिए इंटीग्रेशन डी एल का आंसर 2 पाई आर लेंगे, तो ये हो जाएगा बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई। अब आप 2 पाई आर को भेज दो इधर, 2 पाई आर जब इधर आ जाएगा तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। लेकिन हमको मालूम है कि म्यू ज़ीरो के अपॉन में 4 पाई चाहिए, तो अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से बी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर। तो आप याद रखो कि इस कोएक्सियल केबल में, ये जो कोएक्सियल केबल में ये वाली जो सिचुएशन जो दिख रही है,
यानी आर जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। स्मॉल आर जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ये कंडीशन अगर आप लेते हैं, ये वाली अंदर की ये वाली कंडीशन अगर आप ले रहे हो, तो इस कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन का ये फार्मूला आएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि जो बाहर वाला बड़ा जो डॉटेड सर्कल है, जिसे जो कि एक्चुअली कोएक्सियल केबल में खौल का या कैप्सूल का काम करता है, अगर हम उस खौल को उसको अगर हम एम्पेरियन लूप समझें, यानी यहाँ पर अब आप ऐसा इमेजिन करो कि ये वाला जो बड़ा वाला जो डॉटेड सर्कल है, मान लो ये एम्पेरियन लूप है। तो अगर आप इसको एम्पेरियन लूप लेंगे तो फिर इसका जो रेडियस है वो आर लेना पड़ेगा। तो ये आर हमने ले लिया, और जैसा आप देख रहे हो कि आर जो है इट इज़ ग्रेटर देन, आर इज़ ग्रेटर देन बी, और हमको मालूम है कि बी इज़ ग्रेटर देन ए तो सबसे छोटा है ना उसमें। तो आर इज़ ग्रेटर देन बी का मतलब ये हुआ कि वो आउटर जो सर्कल है उसके भी बाहर है, यानी एम्पेरियन लूप जो है वो एक्चुअली कोएक्सियल केबल के बाहर बनी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो अब आप देखो इस कंडीशन में जब हम एम्पियर का कानून लगाएंगे तो एम्पियर का कानून इस तरह से आएगा, इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इन ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेट के अंदर आएगा जितने भी करंट है उन सब का मजमुआ। अब जितने भी करंट का मजमुआ अगर आप लेते हैं तो एक करंट आई लेना पड़ेगा और दूसरा करंट माइनस आई, क्योंकि हमको बोला गया था कि जो करंट्स हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। तो अगर आप एक करंट को आई लेते हैं तो दूसरे करंट को माइनस आई लेना पड़ेगा, और इस तरीके से अगर आप आई के अंदर माइनस आई को अगर आप मिलाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई। जाहिर है आई माइनस आई विल बी ज़ीरो। तो इस तरीके से बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, तो बी इक्वल टू ज़ीरो आ जाता। तो इस तरीके से कोएक्सियल केबल के अंदर हमको ये साबित हो जाता है कि आउटसाइड कोई मैग्नेटिसी मैदान नहीं होगा। ओके, ये था कोएक्सियल केबल के लिए मैग्नेटिसी अमाला का मामला। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमसे पूछा गया था कि इस मैग्नेटिसी मैदान जो है इसकी सिमत क्या होगी। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिसी मैदान है उसकी जो सिमत है, उसकी जो सिमत जो रहेगी तो वो ममास की सिमत में रहेगी। यानी जो एम्पेरियन लूप हम बनाएंगे तो उस एम्पेरियन लूप पर जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट की डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिसी मैदान होगा। ओके, तो ये था हमारा एम्पियर्स लॉ का एक समझने के लिए उसका एक न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर के सेकंड पॉइंट पर। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड क्या होता है और उसमें मैग्नेटिसी मैदान, उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे बनता है, यानी क्या होता है वो हमको मालूम करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। आप देखिए सोलेनॉइड जो है वो एक बहुत सीधा लंबा एक तार लेंगे, और वो जो तार लेंगे उसको हम स्प्रिंग जैसे अंदाज में लपेट कर एक बड़ा सा कॉइल बनाएंगे। उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होना, यानी टर्न्स की तादाद जो है, घुमाव की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और एक कंडीशन और भी है, और वो ये है कि वो जो हम कॉइल लेंगे उस कॉइल का जो कुत्र होगा, उसका जो डायमीटर होगा, वो उसकी लंबाई के मुकाबले में बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब अगर वो कॉइल बहुत ज़्यादा लंबा है और उसके मुकाबले में उस कॉइल का जो डायमीटर है वो बहुत छोटा है, उसका रेडियस जो है वो बहुत छोटा है अगर, तो ऐसे कॉइल को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ओके, सिंपल वे में बस आप इतना ध्यान में रखो कि सोलेनॉइड सिर्फ एक कॉइल ही होता है, लेकिन एक बहुत लंबा सीधा कॉइल होता है। ओके, अब या फिर अगर आप उसको एक फिगर से समझना चाहो तो वो फिगर हम ये इस तरह से बना सकते हैं। आप देखो कि ये जो चीज़ यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है, तो बस इसको आप सोलेनॉइड बोल सकते हो। सोलेनॉइड एक लंबा स्प्रिंग नुमा तार होता है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, उसका डायमीटर उसकी लंबाई के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, उसको सोलेनॉइड कहेंगे। ओके, अब सोलेनॉइड में को लेकर यहाँ पर उसकी दो फिगर्स आपके सामने नज़र आ रही है, एक फिगर ए और एक फिगर बी। फिगर ए जो है तो ये
मैग्नातीसी जो मैदान होगा उसके लाइंस को, यानी मैग्नेटिक लाइंस को बता रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और फिगर बी जो है तो ये उसका स्कीमेटिक डायग्राम है। इसके अंदर एक्चुअली एक तस्वीर, एक इमेजिनरी हमने एम्पेरियन लूप तैयार किया तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मैं आपको फिगर ए के बारे में बताता हूँ। आप लोग देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम सोलेनॉइड लेते हैं तो सोलेनॉइड एक्चुअली ये ऐसा रहता, इस अंदाज में। तो इसमें इस तरह का जो सोलेनॉइड जो होता है तो इसमें ये वाला जो पॉइंट्स हैं ऊपर के, यहाँ पर करंट की जो सिमत है वो अंदर की जानिब है, और यहाँ ये वाले पॉइंट जो है यहाँ पर करंट की जो डायरेक्शन है वो बाहर की जानिब है। तो यही चीज़ को यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आप देखो यहाँ पर ये सर्कल्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे सर्कल्स, और इन सर्कल्स के अंदर क्रॉस बना हुआ है। उसके मुकाबले पर यहाँ जो सर्कल्स है उनमें डॉट बने हुए हैं। आप देखो गौर से, ये सर्कल बने हुए हैं और उनके अंदर डॉट बना हुआ है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई ख़त पेज की सतह से बाहर निकलने वाला होता है तो हम लोग उसको सर्कल के अंदर ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते, और अगर हमको कोई चीज़ पेज की सतह के अंदर दाखिल होने वाला इन्हें उमूदन अंदर की जानिब अगर बताना है तो हम सर्कल लेते और उसके अंदर ऐसा क्रॉस बना देते। तो वही चीज़ यहाँ पर बनाई गई है। इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर करंट की जो सिमत है, बरकीरों की जो सिमत है, वो पेज से उमूदन बाहर निकलने वाली है, और नीचे वाले जो सर्कल्स दिख रहे हैं क्रॉस के साथ में, वहाँ पर बरकीरों की जो सिमत है वो पेज से उमूदन अंदर की तरफ है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा। अब आप एक चीज़ देखो कि जब ये करंट्स गुजरेंगे, यानी जब ये करंट इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के तार में से जब गुजरेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिसी मैदान तैयार होगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार होगी, तो उस मैग्नेटिसी मैदान की ख़ास बात यह है कि एकदम सेंटर में बीचों बीच वाला जो लाइन रहेगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, उसका ख़त जो है वो ऐसा सीधा बनेगा। फिर इसके अलावा बाकी जो ख़त बनने वाले हैं तो वो कर्व्ड बनेंगे, मतलब वो इसके अंदर ऊपर से ऐसे जाएंगे, यहाँ से वो ऐसे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इलाका है बीच का, यहाँ पर आपको कम जगह में ज़्यादा मैग्नेटिसी खतूत मिलेंगे, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मैग्नेटिसी खतूत एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो ये इस बात का मतलब ये है कि ये जो बीच का जो इलाका है, ये वाला इलाका, यानी महवर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर मैग्नेटिसी खतूत एक दूसरे से पैरेलल होंगे, एक दूसरे के से बिल्कुल मसावी फासलों के ऊपर होंगे, और इसीलिए वहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट होगा या यूनिफॉर्म होगा। तो सोलेनॉइड की जो एक्सिस होती है, सोलेनॉइड का जो महवर होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन एक जैसा रहता, कांस्टेंट होता है। लेकिन उसके सिरों पर, यानी सोलेनॉइड के जो सिरे होंगे, आखिरी जो एंड्स होंगे, जो एजेस आप बोल सकते हो उसको, वहाँ पर मैग्नेटिसी मैदान की वैल्यू कम होगी। आइडियल कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये मैग्नेटिसी खतूत का जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग फिगर बी पर। अब आप देखो फिगर बी के अंदर भी उसी बात को थोड़ा सा अलग अंदाज में बताया गया है। यहाँ पर आप गौर से देखो कि इस जगह पर आपको ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे डॉट्स, और इस जगह पर आप देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे क्रॉसेस दिख रहे हैं। तो आप याद रखो, क्रॉसेस का मतलब है क्रॉसेस का मतलब है बरकी ख़त का या बरकी रॉ का, इलेक्ट्रिक करंट का पेज की सतह के अंदर दाखिल होना, उमूदन अंदर की जानिब। ओके, और ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट का मतलब यह है कि करंट की जो सिमत है, करंट की जो डायरेक्शन है वो पेज की सतह से उमूदन बाहर की जानिब है। ओके, तो इस तरीके से ये सोलेनॉइड यहाँ पर बनाया गया। और जो सोलेनॉइड का ये जो बीच का ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया, तो एक्चुअली ये उसके एक्सिस के चारों तरफ का एरिया है। यानी बीच में से एक्सिस पास हो रही है और उसके चारों तरफ ये अंदर का ये पूरा उसका एरिया है। अब हम एक तस्वुराती एम्पेरियन लूप लेंगे। जो एम्पेरियन लूप हमने लिया है इस पर्टिकुलर जगह पर, तो वह एम्पेरियन लूप जैसा आप देख रहे हो वो ये वाली है, ये वाला चौकोर। ओके, ये जो चौकोर हमने यहाँ लिया हुआ है ये एम्पेरियन लूप है। इसके अंदर ये ए पॉइंट, पहला पॉइंट ए है, दूसरा बी है, सी है, डी है, और जैसा आप देख रहे हैं करंट की जो डायरेक्शन है उसको आप देखो,
करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, बाद में डी से ए की तरफ। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि ए बी जो है, आप गौर से देखो, ये वाली जो साइड है ये सोलेनॉइड के अंदर है, बी सी जो साइड है वो, सी डी जो साइड है वो, और डी ए जो साइड है वो, मतलब ये साइड, ये वाली साइड और ये साइड, ये तीन साइड सोलेनॉइड के बाहर हैं। ओके, सिर्फ ये वाली जो साइड है सोलेनॉइड के अंदर, ए बी जो है वो सोलेनॉइड के अंदर है। तो बस इसी चीज़ को हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते टाइम पर यूज़ करेंगे। अब आप देखो, सबसे पहले हमने एम्पियर्स लॉ लिए, एम्पेरियन लूप हमने पहले समझे, एम्पेरियन लूप के ऊपर हमने एम्पियर्स लॉ लिए। एम्पियर्स लॉ ये वाला आपके सामने है। ओके, लाइन इंटीग्रल यानी बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो बी बार डॉट डी एल बार है इसको हम एम्पेरियन लूप में डिवाइड कर देंगे। अब एम्पेरियन लूप हमारे पास रेक्टेंगल जैसी है, मुस्ततिल नुमा है, यानी आपने देखा वो ए से लेके बी तक, फिर बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक, इस तरह से है, चौकोर है, मुस्ततिल जैसी है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन इंटीग्रल जो हमको सी पर लेना है, मतलब क्लोज सर्किट पर लेना है, क्लोज लूप पर लेना है, इसको हम उन चार अलग अलग साइड्स में डिवाइड करेंगे। तो अब चार साइड में डिवाइड करेंगे तो ये देखने में कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप गौर से देखो, ये जो इंटीग्रेशन जो था, पहले इसमें ये ए से बी तक गया, दूसरे इसमें ये बी से सी तक गया, तीसरे इसमें ये सी से डी तक गया, चौथे इसमें ये डी से ए तक गया। तो अब आप गौर से देखो, ए से शुरू हुए ए पे ख़त्म हो गए। ओके, मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन क्लोज लूप पर जो था वो पूरा हो गया, ए से वापस ए पर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज लूप पूरा हो गया। तो एम्पेरियन लूप पर इंटीग्रेशन ऐसे लेते हैं। ओके, यानी एम्पेरियन लूप को अगर आप तोड़ सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में तो उसको पहले तोड़ देंगे, जैसे हमने यहाँ पे चार हिस्सों में तोड़ दिए, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ए तक। ओके, लेकिन मेन बात यह है कि ए से शुरू करे और ए पर ही ख़त्म करे ताकि क्लोज लूप पूरा हो जाए। तो यहाँ पर अब जैसा आप देख रहे हो कि इंटीग्रेशन जो था तो वो हमने पूरे क्लोज लूप के ऊपर ले लिए और वो इस तरह से आ गया, इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई होगा। अब आप एक चीज़ देखो, जब हम ए से लेकर बी तक की बात करेंगे तो बी और डी एल के दरमियान का जो एंगल है वो ज़ीरो आएगा। अब ये एंगल ज़ीरो कैसे आया, तो आप एक चीज़ देखो कि मान लो ये मैग्नेटिक इंडक्शन की लाइन है। ओके, तो इसी सिमत के अंदर डी एल भी होगा, यानी ये जो बी बार है इसी के साथ में डी एल बार भी होगा, दोनों एक दूसरे से मुतवाज़ी रहेंगे, क्योंकि हम सोलेनॉइड की लंबाई जो लेते हैं वो महवर के साथ ही लेंगे और बी बार भी महवर के साथ में है। इसका मतलब यह है कि बी बार और डी एल बार दोनों साथ में है तो उनके बीच का जो एंगल है वो ज़ीरो आएगा। इसलिए यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर जगह पर ये जो लिया है कॉस थीटा जो लिए, तो कॉस ज़ीरो लिए, कॉस ज़ीरो 1 होता है। ओके, अब दूसरी चीज़ देखो, जब हम बी से सी तक की बात करेंगे तो वहाँ पर वो हम सोलेनॉइड के बाहर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन बी ज़ीरो आ गया। जब हम सी से डी तक की बात करेंगे वो भी बाहर, सोलेनॉइड के बाहर है, वहाँ मैग्नेटिसी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। फिर हम ए से डी तक की बात करें वो भी सोलेनॉइड के बाहर है, इसलिए उसमें भी बी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो ये सब ज़ीरो ज़ीरो हो जाते, ये सारे ज़ीरो हटा दिए, यहाँ पर इस जगह पर कॉस ज़ीरो को 1 ले लिए और इस बी को कांस्टेंट के रूप में बाहर करो तो हमको इंटीग्रेशन ऐसा मिलेगा, बी बाहर, इंटीग्रेशन में डी एल, ये इंटीग्रेशन सिर्फ ए से बी तक है, इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। और अब आप देखो, बी ए से लेकर बी तक जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एल। तो इसलिए यहाँ पर ये बी जो है एल, इंटीग्रेशन डी एल जो है उसकी वैल्यू कैपिटल एल आ गई, नुक्ता ए से नुक्ता बी तक। ओके, उसकी टोटल लंबाई। अब यहाँ से आगे ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप ऐसा इमेजिन करो इसमें कि जो सोलेनॉइड हमने लिए उस सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मान लो n है। ओके, और ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है n, इसको हमको इकाई लंबाई में तकसीम करना है। तो हम इसको इकाई लंबाई में तकसीम इस तरह से करेंगे कि मान लो इकाई लंबाई के अंदर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम उसको ले लेंगे n अपॉन l। ओके, इस तरीके से, यानी स्मॉल n का जो मतलब है इसमें देखो इस तरह से लेंगे कि मान लो स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स फी पर यूनिट लेंथ है। मान लो कि स्मॉल n इज़ द, मैंने अभी बोलने में कुछ गलती कर दिया हूँ, आप ऐसा समझो कि कैपिटल N जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है
और स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसलिए स्मॉल एन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कैपिटल एन अपॉन एल। और जाहिर है इसी पर से हम ये कर सकते हैं कि एन की जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल एन इंटू एल आ जाएगी। ओके, अब आप लोग एक चीज़ देखो, अगर आपको टोटल करंट निकालना हो तो हम यहाँ पर टोटल करंट निकालने के लिए फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो n इंटू एल है ये नंबर ऑफ टर्न्स है n। ओके, इसको हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा करंट? जो हर टर्न में से पास हो रहा है। आप याद रखो कैपिटल आई जो है वो टोटल करंट है जो सोलेनॉइड में से पास हुआ, और स्मॉल आई वो करंट है जो एक टर्न में से पास हो रहा है। तो इस तरीके से हम कैपिटल आई और स्मॉल आई के बीच में ये रिलेशन बना सकते हैं। तो कैपिटल आई की जो वैल्यू हमको मिली वो मिली एन इंटू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल इंटू स्मॉल आई। ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। जब इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू स्मॉल एन इंटू एल इंटू आई। अब जाहिर है दोनों साइड यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि इधर भी एल है इधर भी एल है, तो एल से एल कट गया, तो हमको बी का जो फॉर्मूला मिला वो फॉर्मूला ये मिला, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू एन इंटू आई। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखो, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो एन है इसकी जगह पर हम कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल भी ले सकते। तो अगर हम इसको वैसा करते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल इंटू आई। यहाँ पर याद रखो स्मॉल आई जो है ये वो वाला करंट है जो एक टर्न में से पास हो रहा है। ओके, ये था सोलेनॉइड का पूरा कंप्लीट डिस्कशन। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने आज के आखिरी पॉइंट की तरफ। आज के इस लेक्चर का, बल्कि इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट जो है वो है टोरॉइड क्या है, टोरॉइड में मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे बनता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोरॉइड क्या है। अब आप गौर से देखो डेफिनेशन क्या है टोरॉइड की। अगर एक महदूद लंबाई वाले मतलब फाइनाइट लेंथ वाले एक सोलेनॉइड को अगर लिए और उस सोलेनॉइड के दोनों जो सिरे हैं उनको पकड़कर गोल घुमा दिए, और या उनको हमने किसी ऐसे एक जैसे गाड़ियों के जो टायर होते हैं, टायर के अंदर कैसे हम ट्यूब रखते हैं, टायर के अंदर ट्यूब कैसे गोल फंसा हुआ होता है दायरानुमा अंदाज में, तो ऐसा अगर हमने एक खोखला एक पाइप लिए, एक रिंग लिए, खोखला पाइप लिए, और उस खोखले पाइप के अंदर मान लो कि आपने एक सोलेनॉइड को घुसा दिए, तो जब आप एक खोखले दायरवी पाइप के अंदर, गोल पाइप के अंदर, सर्कुलर पाइप के अंदर एक सोलेनॉइड को अगर आप डाल देंगे तो वो जो दायरा नुमा जो हमको सोलेनॉइड मिलेगा, दायरा नुमा जो सोलेनॉइड मिलेगा उसको बोलते हैं टोरॉइड। मैं एक बार आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, अगर आपने एक स्प्रिंग लिए, ये इस तरह से स्प्रिंग नुमा एक तार लिया और उसको ऐसा सीधा सीधा रखे, इसको हम सोलेनॉइड बोलेंगे। यानी ये जो आपको अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है तो ये सोलेनॉइड है। ओके, अब मैं आपको टोरॉइड बताता हूँ कि टोरॉइड कैसा होता है। तो आप लोग देखो, टोरॉइड जो है, अगर हमको टोरॉइड लेना है तो टोरॉइड को हम ये इस तरीके से बनाएंगे। मान लो कि हमने ये इस तरह से एक दायरा नुमा एक पाइप लिए इस अंदाज में। अब ये खोखला पाइप है, इस खोखले पाइप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर ये इस तरह से एक पूरा एक बड़ा कॉइल जो है वो इस तरह से बनाएंगे। अब आप गौर से देखो, उस तार के दो सिरे बाहर में निकल गए। ओके, और पूरा का पूरा जो सर्कल है, मतलब पूरा का पूरा जो दायरा नुमा जो पाइप है उसके अंदर हमने टोरॉइड बना दिए। उसके ऊपर तार को लपेट कर, उसके अंदर भी आप रख सकते हैं, उसके बाहर भी आप तार को लपेट कर ये इस तरह का शेप बना सकते हैं। ऐसा शेप जो होता है इसको बोलते हैं टोरॉइड। तो बेसिकली सोलेनॉइड में और टोरॉइड में फ़र्क क्या है? सोलेनॉइड एक सीधा कॉइल होता है, स्ट्रेट लाइन जैसा एकदम सीधा कॉइल, और उसी स्ट्रेट लाइन जैसे सीधे कॉइल को सोलेनॉइड को अगर गोल घुमाकर दायरवी अंदाज में उसको बना दिए, दायरा नुमा अंदाज में अगर उसका शेप दे दिए, तो वो जो चीज़ है वो टोरॉइड बन जाता है। ओके, आइए अब देखते हैं कि टोरॉइड जो है उसमें उसका स्कीमेटिक डायग्राम क्या होगा। तो अब आप देखो, आपके सामने यहाँ पर उसका स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो नज़र आ रहा है।
यहाँ पर आप एक बार फिर गौर से देखो कि ये अंदर वाले जो दायरे हैं इनमें आप गौर से देखो, उनमें क्रॉस बने हुए हैं, और ये बाहर वाले जो दायरे हैं इनको गौर से देखो, इनके अंदर डॉट बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टोरॉइड में जहाँ पर क्रॉस बने हुए हैं वहाँ पर बरकी रॉ जो है वो उमूदन अंदर की तरफ जा रही है, और जहाँ पर डॉट बने हुए हैं वहाँ पर बरकी रॉ जो है वो उमूदन पेज की सतह से बाहर आ रही है। ओके, तो इस तरीके से हमने एक टोरॉइड लिए। अब ये जो टोरॉइड हमने लिया, इस टोरॉइड के का जो अंदर का जो एरिया है, जो खोखला एरिया रहेगा अंदर का, वहाँ पर यानी अंदर वाला सर्कल और बाहर वाला सर्कल, दोनों सर्कल के बीच का जो एरिया होगा, उस एरिया के अंदर एम्पेरियन लूप तैयार होगी। यहाँ पर आप देखो कि ये एम्पेरियन लूप है, ये जो आपको दिख रही है, और ये एम्पेरियन लूप जो है इसका रेडियस हमने कैपिटल आर लिया हुआ है। ओके, इस पर मैग्नातिसी मैदान जो है वो हमको मालूम करना है। हमारा जो मेन टारगेट है यहाँ पर वो इसी पॉइंट पर, मतलब इसी एम्पेरियन लूप के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हमको पता करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये फिगर समझ में आई होगी। अगर आप में से कोई टोरॉइड की ओरिजिनल डायग्राम अगर बनाना चाहे तो वो टोरॉइड की इस तरह की डायग्राम बना सकता है, यानी इस तरह से ऐसे पहले दो सर्कल लेंगे, और इसके बाद यहाँ से आप एक वायर दाखिल करके इसके ऊपर आप एक ऐसे स्प्रिंग जैसे अंदाज में उसको शेप दे दो और उस तार को बाहर निकाल दो। ये जो है ये ओरिजिनल शेप बन गया टोरॉइड का। ओके, और ये जो है ये उसका स्कीमेटिक डायग्राम है। चलिए अब चलते हैं इसका कंप्लीट डेरिवेशन की तरफ। आप देखो, सबसे पहले हम एम्पियर्स लॉ यूज़ करेंगे। एम्पियर के कानून के हिसाब से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। अब डॉट हटा लो तो बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा, आपको पता है कि थीटा की वैल्यू ज़ीरो आएगी, तो कॉस ज़ीरो वन हो जाएगा। इस बी को बाहर कर दो तो बी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन डी एल इंटू कॉस ज़ीरो इज़ वन। इसका मतलब फॉर्मूला हमको मिला बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई। उम्मीद है आपको ये सब इससे समझ में आ रहे हो, क्योंकि अभी 2-3 बार ये रिपीट हो चुके हैं सब। ठीक है, अब आप एक काम करो, इंटीग्रेशन डी एल का कंसेप्ट देखो। इंटीग्रेशन डी एल जो है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसका आंसर आएगा एल, और ये एल क्या होगा, एल होगा सरकमफरेंस, यानी वो जो एम्पेरियन लूप है उसका सरकमफरेंस, तो उसका सरकमफरेंस होगा 2 पाई आर के बराबर। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एल का आंसर 2 पाई आर ले लिए। ये मान लो कि इक्वेशन 1 है। अब हम यहाँ पर ऐसा इमेजिन करेंगे कि मान लो इस टोरॉइड में टर्न्स की जो तादाद है वो कैपिटल एन है, और हर एक टर्न में से जो करंट गुजरा है वो स्मॉल आई है। ओके, हर टर्न में से जो करंट गुजरा है तो स्मॉल आई है। कैपिटल आई इज द टोटल करंट और कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो एन की वैल्यू जो है, कैपिटल आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एन इंटू आई। ओके, ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में, तो ये बन जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू ये आई की वैल्यू आ गई, यानी कैपिटल आई की वैल्यू आ गई, कैपिटल एन इंटू स्मॉल आई। अब आप 2 पाई आर को उधर भेज दो, तो जैसे आप 2 पाई आर को भेजेंगे फॉर्मूला बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, आप याद रखो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी है, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, यानी ये जो 2 पाई है इसको 4 पाई लिख दिए। ये जो n है इसको डिवाइड कर दो r से, और वो जो i है उसको लिख लो 2i, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, एक दूसरा तरीका ये भी है इसको लिखने का कि आप इसको ऐसा लिखो b इज़ इक्वल टू, यहाँ पर म्यू ज़ीरो को अकेला रहने दो, ये जो n है इसके अपॉन में ले लो 2 पाई r, और इसको मल्टीप्लाई करो i से। ऐसा करने पर ये चीज़ मिलेगी n अपॉन 2 पाई r, और याद रखो n अपॉन 2 पाई r का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफरेंस। 2 पाई r जो है वो एम्पीरियन लूप का सरकमफरेंस है, इसलिए n अपॉन 2 पाई r के रूप में भी उसको लिया जा सकता है। यहाँ पर हमारा टोरॉइड वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब सोलेनॉइड और टोरॉइड वगैरह जो है, ये तमाम कंसेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ जो सवाल दिया हुआ है वो एक सोलेनॉइड का है। सवाल कुछ इस तरह से है, 25 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक सोलेनॉइड को तांबे के तार से बनाया गया।
इसमें घुमाव की तादाद यानी नंबर ऑफ टर्न्स 250 है। उसका अंदरूनी निष्कुत्र 1 सेंटीमीटर है। अगर उसमें से 3 एम्पियर करंट गुजारा जाए तब उसके अंदरूनी हिस्से में तैयार होने वाला मैग्नेटिसी मैदान यानी मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम करना है। उसकी कद्र यानी उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। सबसे पहली जो चीज़ इसमें दी गई है वो है कैपिटल एल यानी सोलेनॉइड की लंबाई। सोलेनॉइड दिया गया है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बना दो तो 25 × 10⁻² मीटर। कैपिटल एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड और वो आपको दिया गया है 250। फिर कैपिटल आर रेडियस ऑफ सोलेनॉइड दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻² मीटर। फिर आई दिया है करंट की वैल्यू दी गई है 3 एम्पियर। अब यहाँ पर आप याद रखो कि सोलेनॉइड के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो फॉर्मूला कुछ ये है, B = μ0 × स्मॉल n × I। ओके, तो अब हम यहाँ पर स्मॉल n को हटाकर, जैसा अभी हमने देखा था, हम स्मॉल n को हटाकर उसकी जगह पर कैपिटल N ला सकते हैं। तो जब हम स्मॉल n को हटाकर कैपिटल N लाएंगे तो उसको n/L लेना पड़ेगा, n/L। तो B = हो जाएगा μ0 × n/L × I। अब आप इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट कर दो। देखो B = इसमें ये जो μ0 है इसकी वैल्यू है ये वाली 4π × 10⁻⁷। ओके, ये एसआई निज़ाम में उसकी फिक्स वैल्यू है। कैपिटल N आपको दिया हुआ है 250। कैपिटल L आपको दिया हुआ था 25 सेंटीमीटर। जब मीटर बनाएंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू करंट जो है उसकी वैल्यू 3 एम्पियर है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करें। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखो सॉल्व करते टाइम पर हमने एक काम किए, 25 से ये 25 को कट कर दिए, ने 250 को कट करे तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 10 आ गया। ओके, और ये 25 कट गया तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। अब आप इसको और आगे बढ़ाओ। आप लोग देखो ये 3 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो ये साथ में पाए है तो 12π इंटू, अब ये 10⁻² को ऊपर शिफ्ट करो तो ये 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देखो 10 है -7 और 10 है 3, तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -4। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमको मिला 12π × 10⁻⁴। आप पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू है 3.142। इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इन नंबरों को सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 37.704 10⁻⁴। अब आप ये डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट के आगे ले लो यहाँ पे, मतलब वो ऑर्डर में उसको लिखने के लिए, तो ये 10⁻1 कम हो जाएगा। B की वैल्यू आ जाएगी 3.7704 × 10⁻³ टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम सोलेनॉइड का ये जो प्रॉब्लम है इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है ये पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हो गया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक हम उसको अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और आज वैसे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इसका पूरा हो गया है। वैसे साथ ही साथ हमने तकरीबन हर सेक्शन के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ अब एक्सरसाइज में अगर कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होंगे हम उन्हीं को लेंगे। ओके, चलिए आप स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।